चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, तो हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे थे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इक्वलाइजर रिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में आपको डमी कॉइल्स का रिक्वायरमेंट होता है। वेव वाइंडिंग में कई बार आपको डमी कॉइल का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन वे लैप वाइंडिंग में आपको डमी कॉइल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आपका जो है एक डिसएडवांटेज ये था कि जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में आपको कई बार जो है लैप वाइंडिंग में आपको इक्वलाइजर रिंग का रिक्वायरमेंट होने वाला है, वहीं वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का रिक्वायरमेंट आपको नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि यार इक्वलाइजर रिंग की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो जनरली आपका जो है लैप वाइंडिंग में जनरली जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कई बार कैसा होता है कि आप देखेंगे लैप वाइंडिंग में जितने पैरेलल पाथ होंगे, कितने पैरेलल पाथ होंगे, जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, नंबर ऑफ पोल्स एंड पैरेलल पाथ दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अगर 4 पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो 4 पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, और लैप वाइंडिंग में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कई बार पैरेलल पाथ में अनइक्वल वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस होता है। अगर आपके पैरेलल पाथ में अनइक्वल वोल्टेज होगा तो अनइक्वल वोल्टेज की वजह से सर्कुलेटिंग करंट आएगा, और इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से, या फिर ये जो सर्कुलेटिंग करंट है वो किससे पास करेगा, ब्रुश से पास करेगा। जब आपका सर्कुलेटिंग करंट ब्रुश से पास करेगा तो कई सारी जो ब्रुशेज होंगी वो ओवरलोडेड कंडीशन पे आ जाएंगी, और अगर वो ओवरलोडेड कंडीशन होगी तो ब्रुशेज क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है, अनइक्वल वोल्टेज की दिक्कत आती है लैप वाइंडिंग में। लेकिन वेव वाइंडिंग में आपके 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं, और 2 पैरेलल पाथ होने की वजह से उसमें दोनों पैरेलल पाथ में कभी भी अनइक्वल वोल्टेज नहीं आएगा। अगर दोनों ही पैरेलल पाथ में वोल्टेज सेम है तो कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा, और अगर सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा तो इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में हर एक जो है आपका जो है हर एक पैरेलल पाथ कितने पोल के अंडर में लाई करता है, 2 पोल के बीच में कितनी हमारी वाइंडिंग कनेक्ट होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें भी अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ही हमेशा जो है आपका जो है सर्कुलेटिंग करंट आएगा, और सर्कुलेटिंग करंट को फ्लो करने से बचाने के लिए, ठीक है, ब्रुश से सर्कुलेटिंग करंट को फ्लो कराने के लिए इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ेगी। 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इससे पूछे जाते हैं, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मेन हेडिंग है आपकी इक्वलाइजर रिंग। ठीक है, उसको समझाने के लिए पहले मैं बात करता हूं लैप वाइंडिंग में। ध्यान से देखिएगा, लैप वाइंडिंग के मैंने कई बार आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बनाए थे, वहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझिएगा जरा। मैं लैप वाइंडिंग में आता हूं, इसीलिए मैंने ये सब डायग्राम बनाए थे। ये देखिए, लैप वाइंडिंग का मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बनवाया था। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिखना चाहिए कि यहां पर आपके पास जो हमने डिजाइन की थी लैप वाइंडिंग, 4 पोल थे। यहां पर डिजाइन द प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग फॉर 12 स्लॉट। ठीक है, 4 पोल एंड डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, जितने स्लॉट और डबल लेयर वाइंडिंग है तो जितने स्लॉट होंगे उतने ही आपके पास क्या होने वाली है, क्वाइल्स होने वाली है। 12 स्लॉट तो 12 आपके पास क्वाइल होने वाली है। ठीक है, 4 पोल है, 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, ठीक है, और आप देखेंगे हर पैरेलल पाथ में कितनी आपकी जो है क्वाइल सीरीज में कनेक्ट होंगी। उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, स्लॉट पर पोल। 12 स्लॉट है, 4 पोल है, तो 3 हमारे पास क्वाइल हर एक पैरेलल पाथ में होंगी। एक पैरेलल पाथ में 3 तो 4 पैरेलल पाथ में टोटल मेरे पास 12 क्वाइल होने वाली है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो हमारे पास 4 पैरेलल पाथ होने वाले। कितने पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ। पहले पैरेलल पाथ में यहां पर देखिए, ये जो पहला पैरेलल पाथ है, दिस इज पहला पैरेलल पाथ। देखो यहां से पैरेलल पाथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहां से देखिए पैरेलल पाथ स्टार्ट हुआ है ब्रुश नंबर 1 से। यहाँ कहीं फिगर बना है क्या, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए ब्रुश बना हुआ है, ये ब्रुश B1 है। लैप वाइंडिंग में जितने पैरेलल पाथ होंगे उतनी ब्रुश होंगी। 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ, 4 ब्रुश है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए जो पहला B1 और B2 के बीच में एक पैरेलल पाथ होगा,
B2 और B3 के बीच में दूसरा पैरेलल पाथ होगा, B3 और B4 के बीच में तीसरा पैरेलल पाथ कनेक्ट होगा, B4 और B1 सर्कुलर मशीन है ना, ये चीज आगे आके क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो B4 और B1 के बीच में आपका जो है चौथा पैरेलल पाथ होगा। मतलब आपका दो पोल के बीच में हमेशा कितना पैरेलल पाथ होगा, एक दो ग्रुप्स के बीच में, हेलो, B1 और B2 इन दो ग्रुप्स के बीच में पहला पैरेलल पाथ कनेक्ट होगा, B2 और B3 इन दो ग्रुप्स के बीच में दूसरा पैरेलल पाथ कनेक्ट होगा, B3 और B4 के बीच में तीसरा पैरेलल पाथ कनेक्ट होगा, और B4 और B1 के बीच में चौथा पैरेलल पाथ कनेक्ट होगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और बेटा हर एक पैरेलल पाथ में 3 कॉइल होंगी, ठीक है। चलो पहला पैरेलल पाथ मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पर फिगर देखिए आपको दिखाया भी था। जो पहला पैरेलल पाथ था B1 और B2 के बीच में, देखिए कॉइल नंबर 1, 2 और 3, ये 3 कॉइल सीरीज में कनेक्ट की थी। B1 और B2 के बीच में पहला पैरेलल पाथ ये था, B2 और B3 के बीच में दूसरा पैरेलल पाथ ये था, B3 और B4 के बीच में तीसरा पैरेलल पाथ ये था, और B4 और B1 के बीच में 1, 2, 3, ये 3 आपके पास कॉइल थी। और 12 के बाद फिर से क्या हो जाएगा बेटा, 1 रिपीट कर जाएगा, ठीक है। इसको यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा जरा। देखो यहां से करंट डिवाइड हुआ, तो पहला पैरेलल पाथ स्टार्ट हुआ, दिस इज द कॉइल नंबर 1, ये आपकी कॉइल नंबर 1 है, ये आपकी कॉइल नंबर 1 हो गई। फिर ये आपके पास कॉइल नंबर 3 हो गई, ये आपके पास कॉइल नंबर 3 हो गई, और ये कॉइल नंबर 5 हो गई। और देखो बेटा यहां से करंट आपका आउट कर देगा, यहां से इन करेगा, यहां से इन करेगा, और यहां से आउट करेगा। ये आपका पहला पैरेलल पाथ है। पहले पैरेलल पाथ में 3 कॉइल है, ध्यान से देखिए, ये पहला पैरेलल, यहां से देखो करंट स्टार्ट हुआ, ये कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 1 देखो यहां ब्रुश नहीं लगी। फिर दिस इज द कॉइल नंबर 2, दिस इज द कॉइल नंबर 3, ठीक है। यहां से करंट है निकल गया, ये पहला पैरेलल पाथ। वो क्या दिख रहा है सबको, पहला पैरेलल पाथ कितनी कॉइल कनेक्ट है बेटा, 1, 2, 3 कॉइल कनेक्ट है। कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो है, जो पैरेलल पाथ होगा, दूसरा पैरेलल पाथ कनेक्ट है आपका किसके किसके बीच में, P2 और P3 के बीच में। ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए नाउ दिस इज नथिंग बट द एक, ये कॉइल हो गई, फिर उसके बाद दूसरी कॉइल हो गई, और फिर उसके बाद ये तीसरी कॉइल। यहां से बेटा करंट आपका क्या कर देगा, आउट कर देगा, ठीक है। यहां से करंट इन करेगा और इस तरह से फ्लो करेगा, और यहां से निकल जाएगा दूसरी कॉइल। पहली कॉइल जो होगी, या फिर जो है जो पहला पैरेलल पाथ होगा उसमें 3 कॉइल होंगी, 1, 2 एंड 3, या फिर आपका दिस इज 1, 2 एंड 3। दूसरी जो आपके पास पैरेलल पाथ होगा उसमें फिर 3 कॉइल होंगी, दिस इज नथिंग बट द 1, 2 एंड दिस इज 3। तीसरी जो कॉइल होगी वो कनेक्ट होगी B3 और B4 के बीच में। यहां से देखे, यहां पर मैं इसमें गया था, यहां से देखे, एक, ये पहली कॉइल कंप्लीट हो गई, ये दूसरी कॉइल कंप्लीट हो गई, और ये आपके पास तीसरी कॉइल। करंट यहां से क्या कर देगा, पास आउट करेगा। ये तीसरा पैरेलल पाथ है। और चौथा पैरेलल पाथ जो होने वाला है वो B4 और B1 के बीच में। एक देखिए पहली यहां से स्टार्ट की थी, दूसरी आप यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये गया यहां से 23 नंबर में, ये देखिए 23 नंबर में ऐसे आया, जैसे 23 नंबर, फिर उसके बाद यहां पर जाएगा, यहां से आएगा, ठीक है। तो आपका जो है दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आप देखिए दिस इज, यहां से गया 23 नंबर में, यहां से आप गए 23 नंबर में। 23 नंबर कहां है भाई, 23 नंबर ये है, 23 नंबर पे गए। 23 नंबर के बाद आपको जाना है 4 नंबर पे, कहां है 4 नंबर, नाउ दिस इज 4 नंबर, दिस इज द 4 नंबर। 23 नंबर से आए 4 नंबर, फिर आप 21 नंबर में जाएंगे। 21 नंबर कहां है, नाउ दिस इज द 21 नंबर, ये गए। 21 नंबर से आएंगे, फिर आप जो है यहां पर दैट इज नथिंग बट द 6 नंबर, यहां से ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे जाएंगे। तो 3 कॉइल आपकी यहां पर आने वाली है। तो यहां से आपको क्लियरली दिखना चाहिए, पहला टोटल 4 पैरेलल पाथ होंगे। पहला पैरेलल पाथ B1 और B2 के बीच में, जिसमें 3 कॉइल होंगी, 1, 2, 3। दूसरे पैरेलल पाथ जो होगा वो B3 और B2 के बीच में होगा, जिसमें 3 कॉइल होंगी, चौथी, दैट इज चौथी, पांचवी, छठवीं। तीसरा जो पैरेलल पाथ होगा वो B3 और B4, दो ब्रुश के बीच में एक पैरेलल पाथ होता है हमेशा। लैप वाइंडिंग में दो ब्रुश के बीच में हमेशा एक पैरेलल, B3 और B4 के बीच में
तीसरा पैरेलल पाथ होगा जिसमें 3 कॉइल सीरीज में कनेक्ट होंगी, और जो चौथा पैरेलल पाथ होगा P4 और P1 के बीच में हो, जिसके बीच में 10, 11, 12। तो यहां पर आपकी 10 नंबर होगी, 10, 11, 12, ये आपकी कनेक्ट होगी P1 और P4 के बीच में, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे दिखाया था, ठीक है। तो मैं दोनों डायग्राम आपको दिखाता हूं समझाने के लिए, समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैंने, अच्छा सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है तो मैं इस तरह बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले मैं लैप वाइंडिंग में दिखा रहा हूं, दैट इज, पहले आइए लैप वाइंडिंग, हेडिंग डालिए लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग में 4 पोल की मशीन ले रहा हूं, जितने पोल होंगे उतनी ब्रश, 4 पोल, 4 पोल एंड 12 कॉइल मशीन, ठीक है। 12 कॉइल की मशीन। तो अगर 4 पोल होंगे तो कितने पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ होंगे, हर पैरेलल पाथ में कितनी कॉइल सीरीज में होंगी, एंड ईच पैरेलल पाथ contains 3 coils, 3 coils in series connection, in series connection, ठीक है। और टोटल कितनी आपकी ब्रूसेज होंगी, 4 ब्रूसेज, ठीक है। ये कैसे मुझे मालूम चला कि हर पैरेलल पाथ में 3 कॉइल सीरीज में होंगी, फार्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड इन ईच पैरेलल पाथ इज नथिंग बट द स्लॉट डिवाइडेड बाई पोल, स्लॉट पर पोल, दैट इज नथिंग बट द 12 कॉइल है, डबल लेयर वाइंडिंग थे तो 12 स्लॉट होंगे, 12 कॉइल तो 12 स्लॉट डिवाइडेड बाई 4 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं बनाता हूं, समझिएगा, इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं। टोटल मेरे पास, आपके पास 4 ब्रूश होंगी, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3। B1 और B3 से करंट इनकमिंग था, B1 और B2, B3 से करंट इनकमिंग था, B2 और B4 से करंट आउटगोइंग था, ठीक है। This is B1, this is B2, this is B3, this is B1 brush, this is B2 brush, this is B3 brush, and this is B4 brush, ठीक है। ये आपके 4 ब्रुश हो गए। ध्यान से देखिएगा, ब्रुश नंबर 1 और ब्रुश नंबर 2 के बीच में एक पैरेलल पाथ होगा, ब्रुश 2 और ब्रुश 3 के बीच में एक पैरेलल पाथ होगा, ब्रुश 3 और ब्रुश 4 के बीच में एक पैरेलल पाथ होगा, और ब्रुश 4 और ब्रुश 1 के बीच में एक पैरेलल, टोटल 4 पैरेलल पाथ होंगे। हर पैरेलल पाथ में कितनी कॉइल कनेक्ट होंगी, सीरीज में 3 कॉइल कनेक्ट होंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नाउ दिस इज ब्रुश 1 और ब्रुश 2 के बीच में एक पैरेलल पाथ होगा, और इसमें कितनी ब्रुशेज सीरीज में कनेक्ट होंगी, 3 ब्रुशेज। यहां पर मैंने 3 ब्रुशेज बना, ये पहला पैरेलल पाथ दिखना चाहिए बेटा, दिस इज द फर्स्ट पैरेलल पाथ, ठीक है। दूसरा जो पैरेलल पाथ होगा वो B2 और B4, B2 और B3 के बीच में क्या होगा, कनेक्ट होगा।
ठीक है। दूसरा पैरेलल पाथ जो होगा वो आपका P2 और P3 के बीच में कनेक्ट होगा। इसमें कितनी कॉइल होंगी? 3 कॉइल, 1, 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, 3 कॉइल इसमें हो गई। दिस इज कॉइल नंबर 1, 2 एंड 3। तीसरा पैरेलल पाथ जो होगा वो B3 और B4 के बीच में कनेक्ट होगा। और इसमें भी 3 कॉइल होंगी, 1, 2 एंड दिस इज 3। एंड दैट इज B4 और B1 के बीच में भी एक पैरेलल पाथ होगा जिसमें 3 कॉइल आपकी सीरीज में क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। ठीक है, चलो इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो, B3 और B4 से आपका जो है करंट इन किया था और B2 और B4 से करंट आउट किया था। इन दोनों को मैंने शॉर्ट किया था, सेम पोटेंशियल इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया था। हेलो, मैं दिखा देता हूं आपको, यहां देखो, यहां देखिए, लैप वाइंडिंग में B3 और B4 को आपस में कनेक्ट कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। सेम पोटेंशियल ब्रुश थी, सेम पोटेंशियल ब्रुश। यहां देखिए, P1 और B2, P1 और B3 आपस में शॉर्ट थी, सेम पोटेंशियल ब्रुश थी। और B2 और B4 आपकी सेम पोटेंशियल, इनको आपस में शॉर्ट कर दिया था। 2 टर्मिनल आपने बाहर निकाले थे। ठीक है, चलो 2 टर्मिनल आपने बाहर निकाले थे। सेम मैं निकाल रहा हूं यहां पर, समझने की कोशिश करिएगा। चलो, B1 और B3, B1 और B3 आपस में क्या है? शॉर्ट, सेम पोटेंशियल ब्रुश है। ठीक है, आपस में शॉर्ट है और इससे आपने ये टर्मिनल बाहर निकाला, ये टर्मिनल आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, B2 और B4 आपस में शॉर्ट होंगे, ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे। थोड़ा सा मैं फिगर को ऊपर कर देता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, इन दोनों को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया। ये आपका आर्मेचर का A1 टर्मिनल है, ये आर्मेचर का A2 टर्मिनल है। मशीन के बाहर यही दोनों आर्मेचर से टर्मिनल आपको दिखाई देंगे और यहां पर लोड कनेक्ट होगा। यहां से क्या कनेक्ट होगा? लोड कनेक्ट होगा। ठीक है, लोड से करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, और जब लोड कनेक्ट करेंगे तो इसको मैं हायर पोटेंशियल पे मानता हूं, इसको लोअर, तो ये प्लस है तो ये दोनों क्या होंगे? हायर पोटेंशियल पे होंगे और ये आपके दोनों क्या होंगे? लोअर पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, चलो यहां पर मैं लोड भी कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। नाउ दिस इज द लोड। यहां पर हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे? लोड। ठीक है, चलो यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा? आर्मेचर करंट फ्लो करेगा।
इसको मैंने आर्मेचर करंट बोला था, ठीक है। दिस इज द आर्मेचर करंट विल बी देयर। ये आर्मेचर करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहां से आर्मेचर करंट आएगा, आइए, और ये आर्मेचर करंट ऐसे फ्लो करेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा। नाउ दिस इज आर्मेचर करंट, ऐसे आएगा। ये आर्मेचर करंट आने के बाद इन दोनों पैरेलल पाथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पैरेलल पाथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो, दोनों पैरेलल पाथ, हेलो, क्योंकि ये पाथ पैरेलल में कनेक्ट है तो यहां से IA/2 यहां आएगा और IA/2 यहां आएगा। फिर दो पैरेलल पाथ मिलेंगे, दोनों में बराबर बराबर कॉइल लगे तो दोनों का रेजिस्टेंस तो बराबर बराबर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज, यहां पर जाएगा IA/2, दिस इज IA/2, ठीक है। नाउ दिस इज IA/2, दिस इज IA/2। क्लियर है आपको? वहां पर मैंने IC माना था। हर एक पैरेलल पाथ में जो कॉइल थी IC करंट माना था, 4 IC निकला था, डिवाइड हुआ था। इस बार मैंने IA मान लिया तो कोई दिक्कत थोड़ा है। यहां से IA/2 आएगा और यहां से भी IA/2 आएगा, यहां से IA/2 आएगा, ठीक है। ये IA/2 करंट इन दोनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितना करंट जाएगा, IA/4, और यहां भी कितना करंट जाएगा, IA/4। क्या बात समझ में आ रही है? यहां से कितना करंट आएगा, IA/4, और यहां पर कितना करंट जाएगा, IA/4। यहां पर यहां से IA/2 आएगा, इन दोनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा, कितना करंट जाएगा, दोनों पाथ में बराबर बराबर करंट जाएगा, IA/4, दिस इज IA/4। यहां से कितना करंट आएगा, IA/4, और यहां से कितना करंट आएगा, IA/4। और यहां से ये दोनों IA/4 मिलके कितना करंट बना देंगे, IA/2। और यहां से कितना करंट आएगा, IA/2। यहां भी ध्यान से देखें, ये दोनों IA/4 मिलके IA/2 करंट बना देंगे। और ये जो IA/2 करंट है यहां से आएगा ऐसे फ्लो करते हुए, दिस इज IA/2 एंड दिस इज द IA/2। और ये दोनों करंट मिलके फिर से कितना करंट फ्लो करा देंगे, दिस इज द IA करंट यहां से इन किया था और ऐसे फ्लो करते, यहां पर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, करंट की डायरेक्शन ये मानिए, दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं इसको हायर पोटेंशियल माना तो ये दोनों ब्रुश पॉजिटिव पोलरिटी पे होंगी और ये दोनों ब्रुश निगेटिव पोलरिटी पे होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज, ध्यान से देखें, ये प्लस है ना तो सेम पोटेंशियल, ये भी ब्रुश प्लस होगा और ये भी ब्रुश कैसा होगा, प्लस होगा। दिस इज फॉर प्लस, दिस इज द प्लस। और ये दोनों ब्रुश कैसे होंगे, निगेटिव, एंड ये भी क्या होगा, निगेटिव पोलरिटी, सेम पोटेंशियल। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका जो है लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा। समझाने की कोशिश करता हूं पैरेलल में कनेक्ट। समझाने के लिए मैं दूसरा फिगर लेता हूं जिससे कि आपको बातें क्लियर रहे। आर्मेचर में अगर IA करंट फ्लो करेगा तो हर एक पैरेलल पाथ में, 4 पैरेलल पाथ है ना, बराबर बराबर करंट, हेलो, ये जो IA करंट है, 4 पोल की मशीन से 4 पैरेलल पाथ, हर में बराबर, तो टोटल IA करंट है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, IA/4, 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 IA/4। पहले पैरेलल पाथ में IA/4, दूसरे पैरेलल पाथ में IA/4, तीसरे पैरेलल पाथ में IA/4 और तीसरे पैरेलल पाथ में IA/4। मैं दिखा देता हूं करंट कैसे फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। इस वाले पैरेलल पाथ में IA/4, इस वाले पैरेलल पाथ में IA/4, इस वाले पैरेलल पाथ में IA/4 और इस पैरेलल पाथ में IA/4। करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट द आपका IA/4, 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 IA/4। इस तरह से करंट आपका सर्कुलेट करेगा। यहां पर मैंने डायरेक्शन गलत बना दी, यहां पर
देखिए ये करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। IA बाई 4, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है? चलो ऊपर के दोनों पाथ में ऊपर की तरफ, नीचे के दोनों पाथ में नीचे की तरफ। इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा कि ये जो लोड है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उतना ही इन दोनों ब्रुश के क्रॉस वोल्टेज होगा। दोनों ये जो ब्रुसेज है ना, उनके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, लोड वोल्टेज का जो वोल्टेज होगा वही आपके ब्रुसेज के क्रॉस वोल्टेज होगा। समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पैरेलल पाथ है, ये सारे के सारे पाथ आपस में पैरेलल है, और इन पैरेलल पाथ के क्रॉस क्या कनेक्ट है, लोड कनेक्ट है। ठीक है, उसको समझाने के लिए कौन कौन सी ब्रुसेज को शॉर्ट किया है, B1 और B3 को। B1 B3 को आपस में शॉर्ट करके कौन सा टर्मिनल A1 बनाया है, और B2 और B4 को आपस में शॉर्ट करके A2 टर्मिनल बनाया है। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द A0। A0 टर्मिनल को हमने कैसे बनाया है, B1 और B3 को आपस में शॉर्ट कर दिया, और A2 को हमने कैसे बनाया है, B2 और B4 को आपस में शॉर्ट करने में सेम पोटेंशियल पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर सकते हो, दोनों को ज्वाइन करके A1 A2 बना के। ठीक है, चलो पहला पैरेलल पाथ B1 और B2 के बीच में कनेक्ट है, लाइक दिस। पहला पैरेलल पाथ B1 और B2 के बीच में कनेक्ट है, 3 कॉइल मैंने कनेक्ट कर दी, 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, दूसरा पैरेलल पाथ किस किस उसके बीच में कनेक्ट है, P2 और P3 के बीच में। हेलो, P2 और P3 के बीच में कनेक्ट है, P2 और B3। पहला वाला B1 और B2, यही B1 B2 है, पहला पैरेलल पाथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा पैरेलल पाथ B2 और B3 के बीच में कनेक्ट है, उसको भी कनेक्ट कर दिया, 3 कॉइल कनेक्ट है। दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3। तीसरा पैरेलल पाथ आपका B3 और B4 के बीच में कनेक्ट है। देखिए तीसरा पैरेलल पाथ B3 और B4 के बीच में कनेक्ट है, B3 और B4 के बीच में कनेक्ट है। तीसरा पैरेलल पाथ B3 और B4 के बीच में कनेक्ट है, और चौथा पैरेलल पाथ B1 और B4 के बीच में कनेक्ट है। हेलो, B1 और B4 के बीच में कनेक्ट है। जो आपके पास चौथा पैरेलल पाथ है B1 और B4 के बीच में कनेक्ट है। ये टोटल आपके पास 4 पैरेलल पाथ होगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द 4 पैरेलल पाथ। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, यहां पर लोड कनेक्ट है, ध्यान से देखना बेटा, लोड कहां पर कनेक्ट था, दैट इज A1 और A2 आर्मेचर टर्मिनल, A1 A2 के बीच में लोड कनेक्ट किया है। ध्यान से देखिए, दिस इज द लोड, दिस इज द लोड। यहां देखिए जरा, ठीक है, दिस इज योर लोड, और लोड से या फिर आर्मेचर से कितना करंट फ्लो किया था, आइए A1 से A2 की तरफ IA करंट फ्लो किया था, A1 से A2 की तरफ IA करंट फ्लो किया था। ये IA करंट कैसे फ्लो करेगा, ध्यान से देखो, ये IA करंट ऐसे फ्लो करेगा हर एक पैरेलल पाथ में बराबर बराबर, ये IA करंट आएगा, हेलो सेम है, और हर कॉइल का रजिस्टेंस बराबर है, तो चारों पैरेलल पाथ में बराबर बराबर करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा बेटा, दैट इज टोटल करंट चारों IA/4 IA/4 IA/4। करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, कहां से कहां करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले पैरेलल पाथ में करंट, हेलो
पहले पैरेलल पाथ में करंट B2 से B1 की तरफ, हेलो, ये जो पहला पैरेलल पाथ है उसमें जो करंट है वो B2 से B1 की तरफ फ्लो करेगा, IA/4, दिख रहा है। दूसरे पैरेलल पाथ में देखिए, हेलो, दूसरे पैरेलल पाथ में जो करंट है B2 से B3 की तरफ, हेलो, B2 से, ये B2 है, ये B2 है और ये B3 है, इस डायरेक्शन में IA/4। तीसरे पैरेलल पाथ में जो करंट है वो B4 से B3, हेलो, ये देखो B4 है, B4 से B3 की तरफ, ये B4 है और ये B3 है। और चौथे पैरेलल पाथ में B4 से B1 की तरफ, ये आपका B4 है, ये आपका B4 है और ये B1 है। तो ये जो करंट है वो आपके चारों पैरेलल पाथ में क्या होगा, डिवाइड होगा। कितना कितना करंट डिवाइड होगा, बराबर बराबर करंट। IA/4, IA/4, this is IA/4 and this is IA/4। यहां से IA/4 आएगा, यहां से भी IA/4, आइए, और ये करंट निकल मिलके कितना करंट बना देंगे, इससे कितना करंट बना देंगे, IA करंट बना देंगे। दिस इज IA/4, IA/4, दिस इज IA/4 एंड दिस इज IA/4। चलो अब जरा देखते हैं लोड के क्रॉस, जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज, आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V0, इसको V0 बोला, हेलो। अगर लोड के क्रॉस V0 है तो B1 या फिर पहले पैरेलल पाथ के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, V0। दूसरे पैरेलल पाथ के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा, V0। तीसरे पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V0। और चौथे पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक पैरेलल पाथ या फिर हर दो ब्रुश के बीच में कितना वोल्टेज होगा, लोड वोल्टेज। लोड के क्रॉस अगर 50 वोल्ट मानूंगा तो पहले पैरेलल पाथ के क्रॉस भी 50 वोल्ट, दूसरे पैरेलल पाथ के, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, पैरेलल में दिखाया है। यहां से नहीं समझ में आएगा आपको, यहां से। लेकिन अगर यहां पर मैंने लोड के क्रॉस V0 वोल्टेज दिखाया तो यहां भी इन दो ब्रुश के क्रॉस भी वोल्टेज V0 होगा, यहां भी V0 होगा, यहां भी V0 होगा, यहां भी V0 होगा। पोलैरिटी तुम पहले बना चुके हो, प्लस माइनस, ठीक है। चलो यहां मैं लिख देता हूं, पहले पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, उसके क्रॉस भी वोल्टेज V0 होगा, ठीक है। यहां पर पोलैरिटी तुम पहले ही बना चुके हो, दिस इज द, यहां भी वोल्टेज कितना होगा, V0। हर एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस बोला है, पूरे पैरेलल पाथ के क्रॉस वोल्टेज होगा V0, लोड वोल्टेज। यहां भी कितना वोल्टेज होगा, V0। यहां भी मैं तुमको दिखा देता हूं, यहां से समझना आसान है कि हर दो ब्रुश के बीच में कितना वोल्टेज होगा, V0। जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप इक्वलाइजर रिंग समझ नहीं पाएंगे कि क्या दिक्कत हुई, क्यों यूज कर रहे हैं। और क्वेश्चन आता है इसलिए मुझे बताना कंपलसरी है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकते कि तुम सोचो कि बिना अवॉइड किया, आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया। तो यहां पर हर दो ब्रुश के बीच में कितना वोल्टेज होगा, अगर कोई पूछे कि हर दो ब्रुश के बीच में कितना वोल्टेज होगा, या फिर हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस, अगर लोड के क्रॉस वोल्टेज आपने V0 मान रखा है भाई, तो यहां भी V0 होगा, यहां भी कितना वोल्टेज होगा, V0 होगा। यहां दिखा देता हूं, यहां मैं दिखा रहा हूं, इस वाली पैरेलल पाथ के क्रॉस भी V0, लोड के क्रॉस V0 है, यहां भी V0, यहां भी V0। चलो लोड के क्रॉस वोल्टेज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वोल्टेज मैंने माना V0, तो पहले पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V0। दूसरे पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V0। तीसरे पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V0। और चौथे पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V0। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस लोड वोल्टेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कॉइल आपकी सीरीज में कनेक्ट है, तो जो कॉइल है, कॉइल में आपका कंडक्टर है, तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इन तीनों कॉइल को मिला के एक सिंगल कॉइल बना दूंगा और उसका रेजिस्टेंस सीरीज में मान लूंगा, और इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज होगा V नॉट। इस पाथ का तीनों कॉइल को कनेक्ट करके सीरीज कॉम्बिनेशन एक सिंगल कॉइल बना दूंगा, उस कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर लगे हुए हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। यहां भी रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, यहां भी रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और उस पूरे कॉइल के क्रॉस, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल वोल्टेज होगा लोड वोल्टेज V नॉट। अभी आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, हर एक कॉइल जो होगी लैप वाइंडिंग में, हर एक जो पैरेलल पाथ होगा वो कितने पोल के अंडर में होगा, ये समझने की कोशिश करना है। ठीक है, पहला पैरेलल पाथ किस किस पोल के अंडर में लाई कर रहा है, समझिए जरा इसको। आपका लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ दो पोल के अंडर में हमेशा क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, जो पहला पैरेलल पाथ है वो N1 और S1 के बीच में लाई करेगा, दूसरा पैरेलल पाथ S1 और N2 के बीच में लाई करेगा, तीसरा पैरेलल पाथ N2 और S2 के बीच में लाई करेगा, चौथा पैरेलल पाथ S4 और दैट इज S2 और N1 के बीच में लाई करेगा। हर पैरेलल पाथ केवल दो पोल के अंडर में लाई करेगा। ध्यान से सुनिएगा, लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ इज लाइज अंडर ओनली टू पोल्स। टोटल चार पोल हैं, लेकिन हर एक पैरेलल पाथ केवल दो पोल के बीच में लाई करेगा। यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये बेसिक पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं, उसी के बाद में आपको चीजें कर सकते। ध्यान से देखिएगा, पहला पैरेलल पाथ B1 और B2 के बीच में कनेक्ट है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पहले पैरेलल पाथ में तीन कॉइल है। ध्यान से देखिए, जैसे द फर्स्ट कॉइल, जैसे द फर्स्ट कॉइल, ये पहली कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई, और ये तीसरी कॉइल हो गई। ये आपके पास तीन कॉइल है, पहले पैरेलल पाथ की तीन कॉइल। ये तीन कॉइल या फिर जो है पहला पैरेलल पाथ कितने पोल, एक तो ये वाला पोल है N1 और दूसरा S1। दिखा, पहला पैरेलल पाथ कितने पोल के अंडर में है, दो पोल के अंडर में, N1 और S1। दिखा, हर एक पैरेलल पाथ दो पोल के अंडर पे हमेशा क्या करेगा, लाई करेगा। टोटल चार पोल हैं, लेकिन कोई भी एक पैरेलल पाथ हमेशा दो पोल में। तो आप देखिए, पहला पैरेलल पाथ यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं। मैं यहां पर जा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट पैरेलल पाथ। ये पहली कॉइल है, देखो पहली कॉइल का एक साइड आपका नॉर्थ पोल N1 के अंदर में, दूसरा N1, पहली कॉइल हो गई। पहले पैरेलल पाथ की दूसरी कॉइल हो गई, ये भी N1 और S1 के बीच में, और ये भी N1 और S1 के बीच में है। तो पहले पैरेलल पाथ में जो पहले पैरेलल पाथ है वो किन दो पोल के अंडर में है, N1 और S1 के अंडर में है। दूसरा पैरेलल पाथ देखिएगा, हेलो, दूसरा पैरेलल पाथ आपका P3 और P2 के बीच में था, ये वाला हमने दिखाया था। यहां पर देखो, एक, ये आपके पास एक कॉइल हो गई, एक कॉइल हुई। ये फिर अच्छा, ये देखो, ये जो कॉइल है इसका एक सिरा N2 के बीच में, दूसरा S1 के बीच में, ये दूसरी कॉइल हो गई, और ये तीसरी कॉइल हो गई। ये देखो निकल गए ना। ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है, ये कॉइल किन दो पोल के बीच में लाई कर रही है, S2 और दैट इज S1 और N2 के बीच में लाई कर रही है। दूसरी कॉइल भी दो पोल के बीच में लाई कर रही है। तीसरी कॉइल, हेलो यहां देखिए, तीसरी कॉइल, तीसरी कॉइल भी दिखा रहा हूं, यहां देखिए, ये कॉइल नंबर 1, ये 2 और ये 3। ये देखिए, यहां से निकली, किन दो पोल के बीच में लाई कर रही है, S2। तो पहली कॉइल N1 और S1 के बीच में, दूसरी कॉइल S2 और N2 के बीच में, तीसरी कॉइल S2 और S1 के बीच में, चौथी कॉइल S2 और इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, N1। राउंडिंग मशीन है। तो लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ कितने पोल के अंडर में होगा, दो पोल के अंडर में होगा। ठीक है, आ जाओ, यहां भी बनाता हूं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखना भी है तुमको। दैट इज, यहां पर देखिए, लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ कितने पोल के अंडर में होगा, दो पोल के अंडर में। पहला पैरेलल पाथ किन दो पोल के अंडर में होगा, यहां लिख रहा हूं, किस किस पोल के अंडर में। पहला पैरेलल पाथ, ये पहला पैरेलल पाथ किन दोनों पोल के अंडर में है,
N1 और S1 के अंदर में। दूसरा पैरेलल पाथ भी दो पोल के अंदर में होगा, दैट इज S1 और N2 के अंदर में होगा। तीसरा पैरेलल पाथ भी दो पोल के अंदर में होगा, तीसरा पैरेलल पाथ भी दो पोल के अंदर में होगा, N2 और S2 के बीच में। N2 और S2 के बीच में। और चौथा पैरेलल पाथ भी दो पोल के अंदर में होगा, दैट इज नथिंग बट द S2 और N1 के बीच में, S2 और N1 के बीच में। ठीक है, बेसिक पॉइंट पहले मैं आपको समझा रहा हूं, तभी आप समझ पाएंगे। लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ दो पोल के अंदर पे लाई करता है। लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ दो पोल के अंदर पे लाई करता है। इसको मैं यहां भी दिखा सकता हूं। पहला पैरेलल पाथ किन दो पोल के अंदर में लाई कर रहा है? पहला पैरेलल पाथ N1 और S1 के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा पैरेलल पाथ S1 और N2 के बीच में लाई कर रहा है। तीसरा पैरेलल पाथ N2 और S2 के बीच में लाई कर रहा है। और चौथा पैरेलल पाथ S2 और N2 के बीच में लाई कर रहा है। यहां भी दिखा दूंगा। जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये पॉइंट मैं लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? चलो इस पॉइंट को लिखिए जरा। अगर मान लीजिए एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, हेलो, एक पोल की अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, अभी देखें कैसे बदलेगी। अगर एक पोल की मैग्नेटिक, मान लो N1 पोल की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, N1 पोल की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। यहां पर ये गलती से लिख गए, ये N1 है, ये N1 है। अगर मान लीजिए एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो कितने पाथ का ईएमएफ बदल जाएगा? मान लो N1 की मैग्नेटिक फील्ड बदल गई तो इस पाथ का वोल्टेज बदल जाएगा, इस पाथ का, दो पाथ का वोल्टेज बदल जाएगा। क्या इन दोनों पाथ का वोल्टेज बदलेगा क्या? यहां पर तो N1 के अंडर में नहीं, इनका नहीं बदलेगा, तो यहां पर ईएमएफ अलग होगा, यहां पर ईएमएफ अलग होगा और यहां पर ईएमएफ अलग होगा। आपका लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ दो पोल के अंदर पे लाई करता है। किसी भी एक पोल का अगर फ्लक्स में बदलाव हुआ, कैसे होगा अभी देखेंगे, अभी बदलाव होगा और ये लाजमी है। बदलाव क्यों होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके कुछ पैरेलल पाथ का ईएमएफ बदल जाएगा। कितने पैरेलल पाथ का? दो। अगर एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड में अंतर आएगा तो दो पाथ का ईएमएफ क्या होगा? क्या सारे पाथ में ईएमएफ बदलेगा? क्या नहीं, सारे पाथ में नहीं बदलेगा, केवल दो पैरेलल पाथ में ईएमएफ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होगा भी समझते हैं। वेव वाइंडिंग में अगर किसी पोल में बदलाव होगा तो हर एक पैरेलल पाथ में सेम बदलाव, क्योंकि हर एक जो है पैरेलल पाथ सारे पोल के अंदर में लाई करेगा। दिस इज द डिफरेंस। पहले मैं इस पॉइंट को लिखता हूं हाईलाइट करके, जरा लिखो, लिखो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। पैरेलल में ईएमएफ बराबर होगा, बिल्कुल पैरेलल में ईएमएफ बराबर होगा, बिल्कुल पैरेलल में। वाइंडिंग पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज आपका सेम होगा, लेकिन अंदर जो वोल्टेज आपका इंड्यूस होगा वो अलग अलग होगा। ड्रॉप होने के बाद वोल्टेज हमेशा बराबर ही आएगा। अभी बात करेंगे, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला है, केवल इतनी बात समझिए कि आपका जो है लैप वाइंडिंग में हर पैरेलल पाथ कितने पोल के अंडर में लाई करेगा? टोटल 4 पोल है, लेकिन हर एक पैरेलल पाथ 2 ही पोल के अंडर पे लाई करेगा। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करेंगे। चलो लिखे जरा, इस स्टेटमेंट को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट मुझे आपको समझाना था। इन लैप वाइंडिंग,
ये स्टेटमेंट समझ में आता नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इन लैप वाइंडिंग, इन a lap winding, each parallel path, each parallel path, each parallel path is lies under only two poles, lies only two poles। आपके वेव वाइंड में हर एक पैरेलल पाथ केवल दो पोल के अंडर पे ही लाई करता है। वेव वाइंडिंग में देखते हैं, आ जाओ जरा। वेव वाइंडिंग में क्या होगा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, वेव वाइंडिंग में मान लो चार पोल की मशीन है, कितने पैरेलल पाथ होंगे? वेव वाइंडिंग में हमेशा दो ही पैरेलल पाथ होंगे। कितने पैरेलल पाथ होंगे? दो पैरेलल पाथ होंगे। दो पैरेलल पाथ और हमेशा दो ही ब्रूशेज होने वाली, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अभी ईएमएफ कैसे अलग होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। टोटल वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, अंदर ईएमएफ जो जनरेट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। उस सेंटेंस को भी भूल जाइए, उस पर दिमाग मत लगाइए, ठीक है। यहां पर आइए, वेव वाइंडिंग में आते हैं जरा। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग है, कितने पोल ले रहा हूं? फोर पोल, फोर पोल्स एंड कितने बेटा? आपकी 12 कॉइल्स ले रहा हूं। डबल लेयर है, एक स्लॉट एक कॉइल, ठीक है। 12 कॉइल बोलिए या फिर 12 स्लॉट। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि कैसी वाइंडिंग है? डबल लेयर में। डबल लेयर में एक स्लॉट में एक कॉइल आती है। डिजाइन डबल लेयर वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग आप डिजाइन कर रहे हैं, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में चाहे कितने भी पोल की मशीन हो, कितना पैरेलल पाथ होगा? ओनली टू पैरेलल पाथ, ओनली टू पैरेलल पाथ। दो ही पैरेलल पाथ होंगे और टोटल आपके पास दो पैरेलल पाथ में 12 कॉइल है, तो एक पैरेलल पाथ में कितनी कॉइल आएंगी सीरीज में? टोटल 12 कॉइल हैं, दो पैरेलल पाथ में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक पैरेलल पाथ में 6 और दूसरे में भी 6, ठीक है। ओनली टू पैरेलल पाथ एंड ईच पैरेलल पाथ contains 6 coil in series connection। और कितनी ब्रूसेज होंगी? ओनली टू ब्रूसेज। जितने पैरेलल पाथ उतनी ब्रूस होती हैं, पोल के बराबर नहीं होती। वहां पर आपके पास लैब में चार पैरेलल पाथ थे तो चार ब्रूस थी, पोल के बराबर पैरेलल पाथ होते हैं। ओनली टू ब्रूसेज आर यूज्ड, ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। आपको मुझे यह समझाना है कि वेव वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ जो होगा वो कितने पोल के अंडर में होगा? सारे पोल के अंडर में होगा, चारों के चारों पोल। चार पोल है, पहले पैरेलल पाथ में 6 कॉइल होंगे और 6 की 6 कॉइल जो होंगी वो कितने पोल के अंडर में होंगी? फिर पहला पैरेलल पाथ जो होगा वो भी चारों पोल के अंडर में होगा और दूसरा पैरेलल पाथ भी चारों पोलों के अंडर पे ही होगा। उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। टोटल आपके पास दो पैरेलल पाथ होंगे, ठीक है। टोटल आपके पास दो पैरेलल पाथ होंगे, दो पैरेलल पाथ और दो ही ब्रोसेज होंगी, B1 और B2।
तो वेव वाइंडिंग का फिगर तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दो ब्रुश होंगी, B1 और B2 मान लेते हैं। दो पैरेलल पाथ, हर एक पैरेलल पाथ में कितनी कॉइल कनेक्ट होगी सीरीज में? 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। अभी मैं दिखा भी देता हूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये पहला पैरेलल पाथ है और ये दूसरा पैरेलल पाथ है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। दो पैरेलल पाथ हो गए। नाउ यहां से टर्मिनल बाहर निकलेंगे। A1 और A2। ठीक है, यहां पर लोड लगा दिया मैंने। A1, दिस इज A2। यहां पर लोड लगा दिया। वेव वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ में दो ही पैरेलल पाथ है, दोनों में बराबर बराबर करंट होगा और आर्मेचर का आधा आधा करंट होगा। दिस इज द लोड। आर्मेचर या फिर लोड से कितना करंट फ्लो किया? आइए, दिस इज आइए, यहां से आइए आएगा और आइए इन दोनों पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस इज द IA/2, दिस इज IA/2। यहां से IA/2 आएगा और यहां से IA/2 आएगा और यहां से IA/2 करंट आपका मिलके IA करंट बन जाएगा और ये करंट ऐसे आपका क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। यहां पर लोड के क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं ±V0, तो ये भी प्लस होगा। ब्रुश B1 किस पोलैरिटी पे होगा? पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा। ब्रुश B1 पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा और ब्रुश 2 निगेटिव पोलैरिटी पे होगा। और बेटा पैरेलल में ना, पैरेलल में वोल्टेज ये V0 है तो इसके क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? V0। पहले पैरेलल पाथ के क्रॉस भी लोड के वोल्टेज आएगा V0 और दूसरे पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? दिस इज द V0। ठीक है, चलो मैं वहां से भी आपको दिखाता हूं, पहले इतना बनाइए। चलो, हो गया। चलो यहां पर आ जाओ, जरा वेव वाइंडिंग पे आ जाते हैं। अब आपको चीजें क्लियर होंगी कि क्यों मैंने ये सब चीजें आपको बताई। जरा देखते हैं वेव वाइंडिंग, जरा देखते हैं। वेव वाइंडिंग में देखिए दो ब्रुसेज हैं, दो ब्रुसेज विल बी देयर, दो ब्रुसेज, दो ब्रुसेज है B1 और B2। ठीक है, चलो अब देखिए दो ब्रुसेज है तो दो पैरेलल पाथ होंगे और हर एक पैरेलल पाथ में 6 कॉइल होने वाली है सीरीज में। ठीक है, देखो यहां से देखो पहला पैरेलल पाथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखो 6 में कॉइल दिखा रहा हूं, यहां से करंट आएगा, दो भागों में डिवाइड, एक तो ये जाएगा एक ये जाएगा। तो मैं इस वाले पैरेलल पाथ को आपको दिखाता हूं। 6 कॉइल आएंगी, देखिएगा B1 और B2 के बीच में 6 कॉइल कनेक्ट है। देखिए ये आई, ये करंट आया, देखिए फर्स्ट कॉइल, इसी तक कॉइल नंबर फर्स्ट, कॉइल 1। हेलो, ये देखिए ये कॉइल नंबर 2 है मेरे भाई। देखो ये पहली कॉइल हुई, दिस इज द फर्स्ट कॉइल, ये पहली कॉइल हुई, ये पहली कॉइल, ये आपकी दूसरी कॉइल स्टार्ट हुई। हेलो, दिस इज द सेकंड कॉइल। नाउ दिस इज द सेकंड कॉइल।
ये देखो सेकंड कॉइल, ठीक है। उसके बाद ये 3 नंबर पे जा रही, देखो 3 नंबर पे, किस में जा रही है? 3 नंबर। कहाँ है भाई 3 नंबर? ये है 3 नंबर, ध्यान से देखना। ये 3 नंबर पे जा रही है, मैं हटा रहा हूं। ये देखो 3 नंबर पे आई, ये 3 नंबर पे आई, ये तीसरी कॉइल हुई। अभी देखो ब्रुश नहीं मिला है, तीसरी कॉइल हुई, ये आपके पास चौथी कॉइल हुई। चौथी कॉइल के बाद देखो ये 5 नंबर पे जा रहा है, ये आपके पास पांचवी कॉइल हुई। और ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास जो है ये छठवीं कॉइल हुई, 7 नंबर। और ये 7 नंबर देखो, यही 7 नंबर पे जा रहा है। ये देखिए, ये यहां पर करंट आ गया, ये करंट आया, दिखा आपको? ब्रुश 1 से स्टार्ट किया और ब्रुश 2 पे देखे कैसे खत्म होगा, ध्यान से देखना। पहली कॉइल यहां से स्टार्ट हुई, ये पहली कॉइल स्टार्ट हुई, ठीक है। ये देखना यहां पर, दिस इज फर्स्ट कॉइल। 8 नंबर कहां है? ये देखो एक कॉइल। पहली कॉइल किन दो पोल के अंदर में आई है? N1 और S1 के बीच में। आपको पूरा पैरेलल पाथ देखना है। पहले पैरेलल पाथ में 6 कॉइल होंगी, और ये 6 कॉइल जो होंगी वो कितने पोल के अंदर पे आने वाली है, ठीक है। ये पहली कॉइल देखो, पैरेलल पाथ 1 से स्टार्ट होगा और पैरेलल पाथ 4 पे खत्म होगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया, दिस इज द कॉइल नंबर 1। उसके बाद ये कॉइल नंबर 2 है, ये 2 कॉइल होगी, ठीक है। अब देखो इन 2 कॉइल ने ही आपका जो है चारों के चार पोल कवर कर लिए, कैसे? N1 S1 N1 S2। इन 2 कॉइल का एक कॉइल साइड N1 में है, दूसरा S1 में है, N2 है, S2 है। 2 ही कॉइल हुई, अभी 6 दिखानी है। ये 3 नंबर पे जा रहा है, ये 3 नंबर पे, ठीक है। ये 3 नंबर पे देखो ये आया, यहां से अब तीसरी कॉइल स्टार्ट हुई। तीसरी कॉइल विल बी देयर, ये चौथी कॉइल यहां पर इन हुई। फिर ये 7 नंबर पे आपका जो है ये गया, आपका जो है यहां पर 7 नंबर नहीं, नाउ दिस इज नथिंग बट द 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर से आओ, चलो यहां पर जो है देखो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज 1 8, दिस इज कॉइल नंबर 1 8, और ये गया तुम्हारा 3 नंबर पे। ये 2 कॉइल हो गई, 3 नंबर पे स्टार्ट हुआ, 3 नंबर पे ये आया, देखो ये आया 3 नंबर पे। फिर ये तीसरी कॉइल हुई, ये आपके पास चौथी कॉइल हुई, ये 7 नंबर पे आया। 7 नंबर पे नहीं, 7 नहीं है, दिस इज द 5 नंबर, 4 कॉइल हो गई। 5 नंबर पे, 5 नंबर पे देखो ये आए, ये आपके पास पांचवी कॉइल स्टार्ट हुई, ये पांचवी कॉइल खत्म हो गई। छठवीं कॉइल देखो ये स्टार्ट हुई, छठवीं कॉइल, और छठवीं कॉइल खत्म कहां पर हो रही? 7 नंबर पे। 7 नंबर पे देखो ये आ रहा है, और ये आपको मिल गया। नाउ दिस इज, यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर खत्म हुई। टोटल आपके पास कितनी है? 6 कॉइल सीरीज में कनेक्ट है। और ये जो पहला पैरेलल पाथ है वो 6 कॉइल सीरीज में कनेक्ट करो। 6 कॉइल कितने पोल को इंक्लूड कर रही है? टोटल सारे पोल को इंक्लूड करे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? N1 भी आ रहा है, S1 भी आ रहा है, N2 भी आ रहा है, S2 भी आ रहा है, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा पैरेलल पाथ होगा उसमें भी 6 कॉइल होंगी, और वो 6 की 6 कॉइल जो होंगी, या फिर दूसरा पैरेलल पाथ भी कितने पोल के अंडर में होगा? आपके सारे पोल के अंडर में होगा। वेव वाइंडिंग विल बी देयर, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वेव वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ, हर एक पैरेलल पाथ, 2 ही पैरेलल पाथ है, दोनों पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर में होंगे, ठीक है। आपका पहला पैरेलल पाथ भी कितने पोल के अंडर में होगा? सारे के सारे पोल के अंडर में होगा, ठीक है। पहला पैरेलल पाथ जो होगा, टोटल 4 पोल है, N1 S1 N2 और S2, चारों पोल के अंडर में होगा। और दूसरा पैरेलल पाथ जो होगा वो भी आपके सारे पोल के अंडर में होगा, N1 S1 N2 और S2। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? हर एक पैरेलल पाथ सारे के सारे पोल के अंडर में होगा। चलो इसको बना लीजिए, और इस पॉइंट को लिखना है।
वेव वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ सारे के सारे पोल को कवर करेगा। आ जाओ, यहां पर लिखते हैं लिखिए जरा, इन वेव वाइंडिंग, इन वेव वाइंडिंग, इन वेव वाइंडिंग each parallel path, each parallel path covers under all the poles. In wave winding, each parallel path cover या फिर lies, each parallel path is lies under all the poles. हर एक पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर पे लाई करता है। ठीक है, चलो हर एक पैरेलल पाथ सारे पोल के अंडर पे लाई करता है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पोल में सेम होगा क्या? हमेशा बदल सकता है। देखो समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, डीसी मशीन बनाता हूं, क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दे की बात समझिएगा, आ जाओ। ये डीसी मशीन है, डीसी मशीन में बनाता हूं, समझिएगा। दिस इज ए स्टेटर एंड दिस इज द रोटर। चलो यहां पर पोल बनाता हूं, चलो अब पोल बना।
ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। नाउ दिस इज N1S1, N1S1, N2S2, ठीक है। अच्छा ये बताइए, डीसी मशीन में ये जो एयर गैप होता है, अगर ये यूनिफॉर्म हुआ, हर एक पोल के अंदर में जो एयर गैप है वो अगर समान हुआ, तो फ्लक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? एक समान होगा। लेकिन क्या जो है आपकी डीसी मशीन में ये जो एयर गैप जो होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, क्या ये हमेशा हर एक पोल के बीच में क्या सेम होगा क्या? देखो नहीं, ये हमेशा सेम नहीं होगा। अब देखेंगे जो है ये आपका पोल कोर होता है और ये आपका पोल शू होता है। पोल शू को हम पोल कोर में क्या कर देते हैं? रिवेट कर देते हैं, ठीक है। चलो, जब मशीन आपकी पुरानी होती तो कई बार क्या होता है, जो पोल शू होता है ये आपका हो सकता है कि ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा तो यहाँ पर जो है जो फ्लक्स आपका जो है स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर गैप है, यहाँ पर आपका कम हो जाएगा और यहाँ पर आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वाला ढीला हो गया है ना, ढीला हो सकता है ना कि नहीं ढीला हो सकता? हो सकता है। अगर ढीला हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा। अगर एयर गैप कम हो जाएगा तो यहाँ पर रिलेक्टेंस कम हो जाएगा, तो इस पोल पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एयर गैप अगर ज्यादा है तो रिलेक्टेंस ज्यादा होगा, तो इस पोल पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं? तो जनरली आप देखेंगे कि जब मशीन पुरानी हो जाती है तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हर एक पोल के अंडर में जो एयर गैप होता है वो आपका सेम नहीं होता है। अगर हर एक पोल के अंडर में एयर गैप सेम नहीं होगा तो इस पोल पे फ्लक्स अलग होगा, इस पोल पे फ्लक्स अलग होगा, इस पोल पे फ्लक्स अलग होगा, इस पोल पे फ्लक्स कैसा होगा? अलग होगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरा हम बात करेंगे, जैसे आप देखें जो मेरा रोटर होता है ये किस पे सपोर्ट होता है? बाल बीरिंग पे क्या होता है? सपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए बाल बीरिंग एक साइड की आपने सही से फिट नहीं की, थोड़ी सी भी बाल बीरिंग अगर तिरछी हुई तो एक साइड पे आपका जो है रोटर होगा वो आपका जो है एक पोल पे आपका क्या होने वाला है? आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है एयर गैप अलग होगा, और दूसरे पोल पे आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आपका जो है जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका रिलेक्टेंस आपका अलग हो जाएगा। तो आपका हर एक पोल पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस आप कैसे कर सकते हैं, जब आप मशीन बनाते हैं तो जरूरी कि आपके जो है ये जो पोल, ये जो मैंने ये वाला पोल बनाया है प्रोजेक्टेड पोल है ना, इनको आप क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया होगा। जरूरी कि ये मैग्नेटिक मटेरियल और ये मैग्नेटिक मटेरियल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। थोड़ा बहुत तो अंतर हो सकता है ना, परफेक्टली सेम नहीं होंगे। अगर इन मैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा बहुत अंतर है, ये अलग से पोल लगाए गए हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का ये भी है और ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, बिल्कुल सेम मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? अंतर होता है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल में अंतर होगा तो आप देखेंगे कि इस पोल की परमेबिलिटी अलग होगी, इसकी परमेबिलिटी अलग होगी, और परमेबिलिटी अलग होगी तो इस पोल का अगर परमेबिलिटी अलग है तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू अलग होगी और यहां पर फ्लक्स की वैल्यू अलग होगी। तो आप देखें कई सारे कारण हो सकते हैं आपकी मशीन में, आपके हर एक पोल में जो फ्लक्स कैसा हो सकता है? अलग अलग। प्रैक्टिकली आप आइडियल केस में क्या चाहते हैं कि हर एक पोल पे जो फ्लक्स हो वह कैसा हो? समान हो, बिल्कुल समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन पे हर एक पोल के अंदर जो वोल्ट आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो आपका कैसा होता है? अलग अलग होता है। उसके कई सारे कारण हैं। हो सकता है जो पोल आपने डिजाइन किए गए हैं इनकी परमेबिलिटी में थोड़ा सा अंतर हो, जिसकी वजह से हर एक पोल का फ्लक्स थोड़ा बहुत अंतर, अरे एक में 10 है तो एक में हो सकता है 10.1 हो जाए। क्या मेरी बात समझ रहे? थोड़ा सा अंतर होगा,
एक में अगर 10 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है परमेबिलिटी में, तो इसमें 10.1 हो सकता है, इसमें 9.9 हो सकता है, इसमें आपका 9.99 हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका अंतर हो सकता है। कई बार क्या होता है, जब मशीन पुरानी हो जाती है तो कुछ आपका जो पोल शू होता है वो खिसक जाएगा, तो भी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, आपका जो है अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर फ्लक्स आपका एयर गैप अलग होगा, यहाँ पर एयर गैप आपका अलग होगा। एयर गैप अलग होने से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स अलग होगा, यहाँ पर फ्लक्स अलग होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द आप जो बेरिंग लगाते हैं, बेरिंग हो सकता है कि एक बेरिंग उठी हो, एक बेरिंग आपकी जो है कम वो उठी हो, जिसकी वजह से भी एयर गैप जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा हो जाएगा, हर एक पोल में नॉन यूनिफॉर्म विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकली जब हम मशीन डिजाइन करते हैं तो हर एक पोल पे जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जरूरी नहीं कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पोल पे क्या हो, समान हो। प्रैक्टिकल केस में हो सकता है कि किसी पोल का पोल शू ढीला हो जाए, ठीक है, किसी का ढीला ना हो, तो भी आपका एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू अलग हो जाएगी पोल पे। हो सकता है आपका जो है थोड़ा बहुत जो है, जो मटेरियल से बनाए हो आपने, मैग्नेटिक जो ये अपने पोल डिजाइन के हो, इनकी परमेबिलिटी में अंतर हो, मटेरियल में थोड़ा स्लाइटली अंतर हो, तो भी फ्लक्स पर पोल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि अपने बीरिंग आपकी जो है चलते चलते जो है कोई बीरिंग खराब हो गई हो, तो जिसकी वजह से आपका जो एयर गैप है वो कैसा हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म होने से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाए, अलग हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं, जरा बात सुनिएगा मेरी, ठीक है। वेव वाइंडिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका डीसी मशीन में नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होने का क्या कारण है, लिखिए जरा। इन डीसी मशीन, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल अपने लिए बनाया था आपको समझाने के लिए, जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखिए। इन डीसी मशीन, इन डीसी मशीन cause of non-uniform air gap. In DC machine, the cause of non-uniform air gap या फिर एयर गैप होने का डीसी मशीन में, अगर हर एक पोल के अंदर में एयर गैप अलग अलग होने का क्या कारण है, एयर गैप अलग होगा तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। एयर गैप अलग क्यों होगा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन डीसी मशीन कॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, एयर गैप, एयर गैप, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने का कारण, दो कारण होते हैं एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। पहला आपका कारण हो सकता है कि आपका जो पोल शू हो, जब मशीन पुरानी हो जाएगी तो हो सकता है किसी पोल का जो पोल शू है वो ढीला हो जाए। अगर ढीला हो जाएगा तो आपका जो एयर गैप है वो अलग हो जाएगा, इस पोल का अलग होगा, इस पोल का अलग। एयर गैप अलग होने से पाथ का रिलेक्टेंस बदल जाएगा, तो इस पोल और इस पोल और इस पोल और इस पोल के बीच में अगर एयर गैप अलग है तो पाथ का रिलेक्टेंस अलग है, तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो। पहला कारण लिखिए, इन प्रॉपर ज्वाइंट, इन प्रॉपर ज्वाइंट, क्योंकि हम ये पोल शू को पोल कोर में फिट करते हैं, हो सकता है मैंने जो है स्क्रू सही से कसा ना हो, इन प्रॉपर, इम्प्रॉपर लिख देते हैं, या फिर इनप्रॉपर, इनप्रॉपर ज्वाइंट बिटवीन पोल कोर एंड पोल शू। पोल शू और पोल कोर के बीच में जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर आपने सही नहीं डिजाइन किया, ठीक है, तो भी आपका पाथ का रिलेक्टेंस अलग, एयर गैप अलग होगा तो पाथ का रिलेक्टेंस, फ्लक्स पर पोल आपका चेंज हो सकता है। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, एयर गैप अलग अलग पोल के अंदर पे एयर गैप अलग अलग क्यों हो सकता है, बीरिंग अगर सही से आपने जो है इंस्टॉल नहीं की है, हो सकता है कोई बीरिंग आपकी खराब हो जाए चलते चलते, तो एक साइड आपका जो है रोटर झुक जाएगा, एक साइड आपका, तो भी आपका जो है
जो पोल होगा, किसी पोल की साइड ज्यादा झुकेगा, किसी पोल की साइड कम झुकेगा, तो भी आपका जो है एयर गैप का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो फ्लक्स पर पोल बदल सकता है ड्यू टू द बियरिंग, ड्यू टू द बियरिंग। बियरिंग की वजह से भी आपका नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। दूसरा रीजन हो सकता है, और बेटा नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होगा तो फ्लक्स पर पोल विल बी डिफरेंट। इन डीसी मशीन द कॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, सो दैट, यहां लिख देता हूं, so that flux per pole will be changed, so that flux will be changed, flux per pole will be changed। आपका किसी एक पोल का, अगर मान लो किसी एक पोल का पोल शूट ढीला हो गया, तो वहां पर एयर गैप कम हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है, या फिर बीरिंग खराब हो जाए तो भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन भी बता सकता हूं, दैट इज जो भी आप पोल डिजाइन कर रहे हैं, वो आपके जो है जो मटेरियल होंगे, मटेरियल में कुछ ना कुछ अंतर होगा, चाहे जितना भी सेम मटेरियल आप बना ले, सेम मटेरियल का कुछ ना कुछ अंतर आएगा, जिसकी वजह से जब मटेरियल में, रुक गया क्या, क्या मेरा वीडियो रुक गया क्या, एक मिनट। एक मिनट, वीडियो नहीं आ रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद जो है इसके आगे कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है, दूसरा लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी अभी सिंक्रोनस की भी क्लास है, ठीक है। तो पहला चीज मैंने बताया कि एयर गैप अगर बदल जाएगा, एयर गैप बदलने का मेन कारण है कि हो सकता है कि बीरिंग आपकी फेल हो जाए, या फिर बीरिंग सही से एडजस्ट ना हो, या फिर आपका कोई पोल शू और पोल कोर के बीच में जो है आपका ज्वाइंट सही से आपने कनेक्ट नहीं, तो कोई पोल शू ढीला हो जाए, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है जो हम पोल डिजाइन कर रहे हैं, ये जो पोल हो, इनके मटेरियल में थोड़ा बहुत अंतर है, तो परमेबिलिटी अलग होगी, तो फ्लक्स पर पोल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिसकी वजह से भी अगर बेटा परमेबिलिटी अलग अलग होगी तो हर एक पोल का फ्लक्स भी कैसा होगा, अलग होगा। तो दूसरा यहां पर रीजन लिख रहा हूं, पहला, अगर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है तो फ्लक्स पर पोल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, हर एक पोल में फ्लक्स की वैल्यू अलग है। दूसरा चीज यहां पर लिखने वाला हूं, इन डीसी मशीन, इन डीसी मशीन जो पोल हम डिजाइन कर रहे हैं, हो सकता है उनके मटेरियल में थोड़ा सा क्या हो, इनपरफेक्शन हो, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। अंतर तो आएगा ही भाई, हमेशा प्रैक्टिकल बिल्कुल सेम तरीके का पोल नहीं डिजाइन कर पाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। इन डीसी मशीन इम्परफेक्शन, परफेक्शन ऑफ पोल मटेरियल, पोल जो बनाए हैं उनके मटेरियल में थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिसकी वजह से हर एक पोल की परमेबिलिटी कैसी होगी, अलग अलग होगी। और परमेबिलिटी अलग होने से हर एक पोल का जो फ्लक्स है वो जरूरी नहीं, हो सकता है कि सेम हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में थोड़ा बहुत जो है परफेक्ट पोल नहीं बना सकते, बिल्कुल एक जैसे पोल नहीं बना है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, सो दैट फ्लक्स पर पोल विल बी चेंज। इनमें से सबसे ज्यादातर जो ऑकर होता है वो ये होता है कि आपका जो पोल शू और पोल कोर होता है वो थोड़े से क्या होते हैं, आपका जो है दैट इज नथिंग बट द, खिसक जाता है, पोल शू पोल कोर से थोड़ा सा खिसक जाता है, फिर प्रॉपर नहीं कनेक्ट होते। तो ये दो मैंने रीजन बताए कि आपका जो है हर एक पोल का फ्लक्स आपका सेम हो भी सकता है और नहीं। मोस्ट ऑफ द केस में प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो प्रैक्टिकली आपका जो है, आप जो भी पोल का मटेरियल बनाएंगे उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो जिसकी वजह से हर एक पोल में फ्लक्स की वैल्यू अलग होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है बीरिंग सही से न लगाई हो, या फिर जो आपने पोल कोर पे पोल शू को जो है ज्वाइंट किया हो वो ज्वाइंट सही से न लगाया हो, उसकी वजह से भी फ्लक्स पर पोल बदल सकता है। अगर फ्लक्स पर पोल, किसी भी पोल का जो है फ्लक्स अगर बदल जाएगा तो हमें देखना है कि क्या दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कल इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, कल तो इन दोनों पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है, वैसे डाल, ठीक है। तो यहां पर जो है ये दोनों रीजन आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रैक्टिकल मशीन होती है, प्रैक्टिकल मशीन में फ्लक्स पर पोल कई बार कैसा भी हो सकता है, बदल भी सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, मशीन आपकी पुरानी हो गई तो आपका पोल शू आपका ढीला हो गया, या फिर जो आपने पोल डिजाइन किए हैं पोल के मटेरियल में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, या फिर बीरिंग सही से ना लगाई हो, उसकी वजह से पोल बदल सकता है। पोल बदल सकता है तो अगर किसी एक पोल का पोल की वैल्यू बदल जाएगी तो हमें देखना है कि आपका जो है ईएमएफ में किस में अंतर आएगा, वेव वाइंडिंग में अंतर आएगा कि आपका लैप वाइंडिंग में अंतर आएगा। और अगर पाथ में ईएमएफ अलग अलग आ गया ना तो सर्कुलेटिंग करंट आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है किसमें सर्कुलेटिंग करंट आएगा, और सर्कुलेटिंग करंट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी पोल का फ्लक्स बदलेगा तो पहले पाथ में भी अंतर आएगा उतना दूसरे पाथ में, यहाँ पर ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा, आपको इक्वलाइजर रिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर किसी एक पोल का फ्लक्स बदल गया तो दो पाथ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और इन दोनों पाथ का वोल्टेज अलग होगा, इन दोनों पाथ का वोल्टेज डिफरेंस की वजह से सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट होगा वो हमेशा किससे पास करेगा, ब्रश से पास करेगा। क्यों पास करेगा वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कर देखेंगे, वो सर्कुलेटिंग करंट को ब्रश से पास करने से रोकने के लिए इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं, ठीक है। तो कल डिस्कस करते हैं, अभी आपकी 10 बजे से क्लास है आपकी जो है सिंक्रोनस की, ठीक है। 9 बजे से नहीं है, अभी थोड़ा सर को काम है तो 10 बजे से वो क्लास लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।